नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर चलाई जा रही एमसीक्यूज की श्रृंखला में मैं मोहम्मद रियाज खान आपके सामने फिर इंडियन ज्योग्राफी के भारतीय मृदा के एमसीक्यूज लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है भूमि का प्रकार और सूची 2 में दिया गया उसका मतलब यानी तात्पर्य। ए में क्या लिखा हुआ है? उर्वरा। बी में लिखा हुआ है मरु, फिर नदी मातृका और देव मातृका। और वहीं पर तात्पर्य में पहले में नदी द्वारा सिंचित भूमि, उपजाऊ भूमि, वर्षा द्वारा सिंचित भूमि और मरुभूमि। यहाँ पर देखिए उर्वरा का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, तो ये देखिए ये हो रहा है इसके साथ। फिर मरु यानी कि एक बंजर भूमि की बात हो रही है जो कहां पर होती है? मरुभूमि यानी कि मरुस्थल में देखने को मिलती है। नदी मातृका मतलब होता है नदी द्वारा सिंचित भूमि को नदी मातृका कहा जाता है और देव मातृका मतलब होता है वर्षा द्वारा सिंचित भूमि को देव मातृका कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए दूसरा चौथा पहला तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न है मृदा अपरदन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। मृदा अपरदन पूछ रहा है, तो मृदा अपरदन में पहला स्टेटमेंट, पवन और जल यानी हवा और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक है। बिल्कुल, अगर हम मृदा अपरदन की बात करते हैं तो मृदा अपरदन दो तरीके से होता है, एक जल द्वारा होता है और दूसरा वायु द्वारा होता है। तो वायु द्वारा जल अपरदन को वायु अपरदन कहते हैं और जल द्वारा मृदा अपरदन को जल अपरदन कहते हैं। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद परत अपरदन होता है। अपरदन में जल अपरदन की अगर हम बात करें तो जल अपरदन को 3 भागों में बांटा गया, परत अपरदन, रील अपरदन और अवनालिका अपरदन। तो यहाँ पे बात हो रही है परत अपरदन की, यानी कि लेयर्ड इरोजन की बात हो रही है। तो परत अपरदन किसके कब होता है? जब समतल भूमि पे वर्षा क्या होती है? अत्यधिक होती है। मूसलाधार वर्षा की वजह से जल बहाव के कारण मिट्टी की ऊपरी परत कट के क्या हो जाती है? बह जाती है, जिसे हम कौन सा अपरदन कहते हैं? परत अपरदन कहते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। चलिए अगला क्या देखेंगे? अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अवनालिका अपरदन वहां होती है जहां पर नदियां अपने प्रवाह के दौरान गहरी गहरी नालियों का निर्माण करती है और ऐसा तब होता है जब वहां पर वनों का क्या किया गया हो? निर्वनीकरण किया गया हो, यानी वनों की कटाई की गई हो। ऐसी स्थिति में वहां पर नालीदार अपरदन होती है, जिसे आप अवनालिका अपरदन कहते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीव्र ढालों पर होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ये दो स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पहला और दूसरा ये सही होगा। तीसरा आपका क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है। देखिए पहला है जलवायु और संरचना। ये वजह है, जलवायु से मिट्टियां अलग अलग जगहों पर बदल जाती है, संरचना की वजह से बदल जाती है। संरचना और उच्चावच, बिल्कुल संरचना तो है ही, और उच्चावचों की वजह से भी मिट्टियां अलग अलग जगहों की अलग अलग होती है, ये भी सही है। जलवायु और उच्चावच ये भी दोनों सही है। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जलवायु तो है ही, संरचना भी है और उच्चावच भी है। तो अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है डी नंबर पे कि जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो ये आपका क्या हो गया? सही जवाब डी, क्योंकि यहाँ पे जलवायु में परिवर्तन के साथ मिट्टी बदल जाती है, संरचना परिवर्तन के साथ मिट्टी बदल जाती है, उच्चावच में परिवर्तन के साथ मिट्टी बदल जाती है, ढाल में परिवर्तन के साथ मिट्टी बदल जाती है। इन सब की वजह से अलग अलग जगहों की मिट्टियां क्या होती है? अलग अलग होती है। चलिए, तो इसका सही जवाब है डी। चलिए अगला प्रश्न है लेटराइट मृदा के संबंध में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इस मृदा का निर्माण निछालन की प्रक्रिया से होता है। यहाँ पे निछालन समझिएगा क्या होता है। सबसे पहले ये समझिएगा कि लेटराइट एक प्रकार की कैसी मिट्टी है? निछालित मिट्टी है। और निछालन की प्रक्रिया क्या होती है कि जब पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा अत्यधिक होती है तो बारीक मिट्टी जो है वो जल के साथ घुलकर रिसकर निचले स्तर पर चली जाती है, जिसे शेष बची ककरीली मृदा को ही क्या कहते हैं? लेटराइट मिट्टी कहते हैं, जिसे हम स्थानीय भाषा में मुरुम भी कहते हैं, जिसकी उर्वरता बिल्कुल कम होती है, जो मिट्टी उपजाऊ कम होती है। और कम उपजाऊ भूमि पर कौन सी फसल नहीं होती? तो खाद्यान्न फसल नहीं होती। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है? तो क्या बताएंगे? बागानी फसल, जैसे चाय, कॉफी, रबर, मसाला जैसी बागानी फसलें हो सकती है, लेकिन खाद्यान्न फसलें नहीं होती। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यानी कि केवल एक इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, लाल पीली मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टानों के अपरदन से हुआ है। बिल्कुल, गोंडवाना चट्टानों के अपरदन से कौन सी मिट्टी बनती है? लाल पीली मिट्टी। बासार लावा के अपरदन से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी।
ठीक है, चलिए तो ये बात याद रखिएगा। तो लाल पीली मिट्टी किससे बनी है? गोंडवाना चट्टानों के अपरदन से। वहीं यह मृदा चक्रवाती वर्षा के कारण हुए तीव्र निछालन का परिणाम है। याद रखिएगा, तीव्र निछालन की प्रक्रिया से, ठीक है, लेटराइट मिट्टी बनती है, क्योंकि लेटराइट को हम एक निछालित मिट्टी कहते हैं। तो ये एक निछालित मिट्टी नहीं है, ठीक है। लाल पीली मिट्टी गोंडवाना चट्टान से बनती है, ये सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि यह मृदा चक्रवाती वर्षा के कारण हुए तीव्र निछालन का परिणाम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यानी कि सिर्फ पहला सही है, यानी कि केवल एक, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। तो लाल रंग लौह ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड की वजह से, और वहीं पर पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगला, यह मिट्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है। देखिए ये यहाँ पर गलत बोल रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला, ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। बिल्कुल, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये आपका सही है। और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गलत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? गलत जवाब हो जाएगा। ये यूपी बिहार में पाई नहीं जाती। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर पूछ रहा है क्या गलत है। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल, लेटराइट मिट्टी उन पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है जहां वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगला, यह एक क्षारीय मृदा है। तो लेटराइट मिट्टी क्षारीय मिट्टी नहीं है। ये कौन सी मिट्टी है? अम्लीय मृदा होती है। इसका पीएच का जो मान होता है वो 4.5 टू 6.5 के बीच में होता है, ठीक है। पीएच का मान 7 से क्या होता है? कम होता है। तो 7 से कम है मतलब वो अम्लीय मृदा है, क्षारीय मृदा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला, इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, ठीक है। वैसे तो इस मिट्टी में कौन सी फसल होती है? तो क्या बताएंगे? बागानी फसलें। कौन सी फसलें? लेटराइट मिट्टी में मुख्य रूप से बागानी फसलें होती है, लेकिन सीढ़ीदार खेत बनाकर हम क्या करते हैं? वहां पर इस टाइप के सीढ़ीदार खेत बनाकर हम वहां पर कौन सी फसलें उगाते हैं? तो बता देंगे आप। सीढ़ीदार खेत बनाकर हम वहां पे कौन से अनाज उत्पादित कर सकते हैं? मोटे अनाज का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः मोटे अनाज, वो भी कब? जब पर्वतीय प्रदेशों में हम कैसी खेती कर रहे हैं, तो सीढ़ीदार खेत बनाकर हम वहां पे मोटे अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन वैसे वहां पर कौन सी फसल होती है? बागानी फसल होती है। तो ये स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट क्या है? सही है। डी क्या कह रहा है? इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। तो जो बागानी फसल की जब हम बात करते हैं, तो बागानी फसलों में चाय, कॉफी, रबर, मसाला जैसी फसलें आती है। तो चाय की फसल भी हम करते हैं इसी मिट्टी में। तो ये भी आपका सही है। तो गलत क्या है? बी। स्टेटमेंट बी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करती है? ठीक है, तो यहां पर देखिए, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी और पीट युक्त मृदा। यहाँ पे बात समझिए, जुताई का मतलब होता है कि पानी को क्या कर लेना? आसानी से एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। तो जुताई का मतलब जब हम खेत की जुताई करते हैं और सिंचाई के माध्यम से जब पानी देते हैं, तो आसानी से पानी क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। तो सबसे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कौन सी मिट्टी में होती है? काली मिट्टी। जब वो पानी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाती है? खुद अपना इरिगेशन कर लेती है। भारत की एकमात्र ऐसी मिट्टी जिसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, ये अपना सिंचाई इरिगेशन खुद कर लेती है, जुताई खुद कर लेती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जैसा कि मैं आपको बताया सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, इसका मतलब यह है कि इसको पानी ज्यादा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पानी को अपने अंदर रोक कर रखती है, ठीक है। इसके अंदर नमी को रोक कर रखने की क्षमता होती है। वो कौन सी मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नहीं, लाल मिट्टी नहीं, लेटराइट मिट्टी बिल्कुल नहीं। काली मिट्टी के अंदर नमी को काफी लंबे समय तक रोक के रखने की क्या होती है? क्षमता होती है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रेगूर किसका नाम है? रेगूर किसका नाम है? तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं? तो याद रखें, काली मिट्टी को क्या कह रहे हैं? रेगूर मिट्टी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका विस्तार, अधिकांश विस्तार कहाँ पर है? अधिकांश विस्तार महाराष्ट्र में है। अधिकांश काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, जहां पर इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है?
रेगूर कहा जाता है, तो काली मिट्टी का नाम ही पड़ गया कौन सी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि लवणी मृदा का स्थानीय नाम। याद रखिएगा, लवणी मृदा की अगर हम बात करते हैं तो लवणी मृदा को स्थानीय भाषा में रह, थूर और कल्लर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, केशिका क्रिया के माध्यम से जब सतह पे नमक की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तब वह मृदा क्या हो जाती है, लवणी। और लवणी मृदाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहता है, क्या कहा जाता है, तो रह, थूर और कल्लर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो रेगूर है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, काली मिट्टी यानी कि रेगूर। बांगर ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। खादर भी गलत हो जाएगा। ये जो आपका कल्लर है, लवणी मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कल्लर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है कि किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक निछालन होता है। अगर बात निछालन की करें तो एक ही मिट्टी याद आती है, याद रखेगा, वो है आपकी लेटराइट मिट्टी। लाल मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ये सब नहीं। अगर सबसे अधिक निछालन की बात हो रही है तो सबसे अधिक निछालन कौन सी मिट्टी में होता है, लेटराइट मिट्टी में, जहां पर बारीक मिट्टियां पानी के साथ घुलकर रिसकर निचले स्तर पर चली जाती है और शेष बची ककरीली मृदा को, मुरुम को हम क्या कहते हैं, लेटराइट मिट्टी कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए, लेटराइट मिट्टी। और इसके साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।